हेलो बच्चों साइंस के अंदर अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन में जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे जो आसपास में जो मैटर है उसके बारे में। बच्चों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एनसीईआरटी के एक लाइन को समझेंगे, एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी को समझेंगे, एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनको समझेंगे। साथ में थोड़ा हम एडिशनल चीज़ें भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का रिलेशन आपकी हायर क्लासेस के कंटेंट के साथ होता है, यानी 11th 12th के कंटेंट के साथ होता है। तो बच्चों बात आती है कि मैटर क्या है। हर एक चीज़ जो होती है वो मैटर की बनी होती है। तो मैटर जिसको आप पदार्थ बोल सकते हो हिंदी में। अब मैटर की क्या प्रॉपर्टी है? पहली बात तो जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर सॉलिड हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है और मैटर गैस भी हो सकता है। अब हम किस चीज को मैटर कह रहे हैं? एवरीथिंग, कोई चीज जिसका स्पेस होता है और जिसका मास होता है। तो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, दैट इज नोन एज मैटर। वो कोई चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कुछ मास होता है, भार होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो क्या मेरी बॉडी भी मैटर है? बिल्कुल सही है। क्या मेरा जो वेट है, मेरी बॉडी में मैटर यानी मास उतना ही है? नहीं बच्चों, जो वेट होता है, वेट को निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा वेट मान लो 80 केजी है, 80 केजी मेरा वेट है, तो आप m की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यानी 80 बाई 9.8 क्या आ जाएगा? मेरा मास आ जाएगा, यानी मेरी बॉडी के अंदर कितना मैटर है ये आ जाएगा। तो यानी मास और वेट अलग अलग चीज होती है। किसी बॉडी का जो मास होता है वो फिक्स होता है। मेरी बॉडी का जो मास है वो फिक्स रहेगा, चाहे मैं धरती पे रहूं, चाहे मैं चंद्रमा पे चला जाऊं, लेकिन मेरा वजन बदल जाएगा, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो चंद्रमा पे अलग है, मार्स पे अलग है और धरती पे अलग है। इसलिए मेरा वेट तो बदलेगा, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो मास है, जिसको मैं मैटर कह सकता हूं, उसकी अमाउंट नहीं बदलेगी। तो इट मीन्स हर एक बॉडी के अंदर, हमारे आसपास जो भी हम चीजें देख रहे हैं उनके अंदर मैटर यानी मास होता है। और उस मास के बेसिस पे, मास को जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्टूल रखा है, हमारे पास जो मोबाइल फोन है, हमारे पास जो चेयर है, उसका वजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या समझे कि मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। अब मेरी बॉडी स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी, इस कमरे का कुछ स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब बोलेंगे सर हवा क्या है? हवा में के अंदर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल एयर के अंदर। बेस्ट एग्जांपल है, आप बलून लेते हो, बलून में हवा भरते हो, जब उस हवा ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है तभी तो बलून फूलता है, नहीं तो बैलून क्यों फूलेगा अगर हवा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे? तो इसका मतलब जो एयर है वो भी एक मैटर है। लेकिन आपका जो फीलिंग है अपने पेरेंट के प्रति, आपका जो लव है, हमारा जो अफेक्शन है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी देखने की शक्ति, हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, ये सब हमारी सेंसेस होती हैं, ये सब हमारे थॉट होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस मैटर नहीं होते। ओके, तो मैटर को हम क्या बोलेंगे कि वो कोई चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और जिसका कोई मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। अब लव, आपको अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है, बताओ लव ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? बताओ लव का मास कितना है, और जी से वैल्यू करेंगे तो वेट कितना आ जाएगा? लव नहीं ना निकाल सकते, इसका मतलब वो मैटर नहीं है।
तो यानी हमारे आसपास जो एयर है, क्लाउड्स हैं, स्टोन्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे आसपास जो मोबाइल फ़ोन है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, सब कुछ एक प्रकार से मैटर है जो सॉलिड लिक्विड गैस के स्टेट में हो सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं, थॉट है, स्मेल की जो सेंस है, फीलिंग है, हमारे आइडियाज़ हैं, ये सब मैटर नहीं होते। अब मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहले हम बात करते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमारे जो अर्ली फिलोसफर थे, हमारे जो थिंकर थे, जैसे कुछ ऋषि महर्षि हुआ करते, जैसे कि कश्यप और कन्नड़। तो पुराने जमाने के कुछ ऋषि जिनको हम इंडियन फिलोसफर कहते हैं, जिनकी बातों के कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ करते, इसलिए इनको फिलोसफर कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने कहा एवरीथिंग, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो 5 कंस्टिट्यूएंट की बनी होती है और उन 5 कंस्टिट्यूएंट को हम मैटर कहते हैं, या यूँ कहें जो मैटर है उसके 5 टाइप होते हैं। तो इन्होंने मैटर को 5 तरीके से क्लासीफाई किया था कि मैटर एयर, वायु, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आसमान, वाटर, जल। यानी जो मैटर है, इन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर आता है व्हाट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में यानी मैटर फिजिकली कैसे बिहेव करता है, कैसे दिखाई देता है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मैटर गैस हो सकता है, एयर वगैरह, मैटर सॉलिड हो सकता है, ये मार्कर, और मैटर लिक्विड हो सकता है, हमारा जो वाटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? सॉलिड, गैस और लिक्विड। बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट में, कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स में। जो एलिमेंट और कंपाउंड होता है इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। जो मिक्सचर होता है, कई चीजों का जो मिश्रण होता है, उसे हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैटर की क्या प्रॉपर्टी है? ये मैटर है, ये चीजें मैटर नहीं होती जिसमें मास हो और जिसको अपना जो स्पेस ऑक्युपाई कर सके। इंडियन फिलोसफर ने मैटर को क्लासीफाई किया 5 टाइप में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में या फिजिकल नेचर के बारे में। सो व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? इसके बारे में बच्चों 2 स्कूल ऑफ थॉट माने जाते हैं, यानी जो साइंटिस्ट हैं वो विचारों के आधार पे 2 भागों में विभाजित हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि जो मैटर है इट इज़ कंटिन्यूअस लाइक वुड, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उसकी तरह मैटर कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, जैसे मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, नमक के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, शुगर के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, मैटर उसकी तरह है। तो ज़्यादातर साइंटिस्टों ने इस वाली बात पे यकीन किया। आपको पता है, हम एक छोटी सी पानी की बूंद देखते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि पानी की बूंद एक पार्टिकल है। नहीं, पानी की बूंद को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमें 10⁻23 छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण दिखाई देंगे, किसके? वाटर के। इन पार्टिकल्स और कणों को हम टेक्निकली मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि एटम के बने हैं। 2 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम इसमें ऑक्सीजन का है। अब बेटा, ज़्यादातर साइंटिस्टों ने किसको माना कि जो मैटर होता है उसका पार्टिकल लाइक नेचर होता है, यानी छोटी छोटी छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़ी चीज़ें बनाते हैं, यानी मैटर बनाते हैं। ये जो मार्कर है ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये जो बोर्ड है सेरामिक स्टील का है, तो सेरामिक स्टील के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ने के बाद ये बोर्ड बना है। जो मोबाइल फ़ोन है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल के जुड़ने से बना है। हालांकि हमें ये पूरा एक ही दिखाई देता है, लेकिन जब तुम ऐसे मोबाइल को तोड़ोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल तो आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। तो कहने का मतलब
आज हम ये मानते हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। फिर इस बात को साबित करने की बारी आ जाती है, या यूँ कहें इस बारे में बताने की ज़रूरत हमें महसूस होती है, दैट इज़ पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का पार्टिकल लाइक नेचर जो है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों देखो, ये मेरे पास एक पानी का गिलास है। इस पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से एक निशान लगाया है वाटर के लेवल पे। तो ये मेरे पास लगभग 4 से 5 ग्राम के आसपास सोल्ट है, नमक है। बेटा जो सोल्ट है, जो नमक है, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, किसके, NaCl के, सोडियम क्लोराइड के। और वाटर के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके, H2O के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। आप ध्यान से वाटर के लेवल को नोटिस करना। तो ये जो वाटर का लेवल आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे फोकस कर लो। और मैं जैसे जैसे इसमें सोल्ट ऐड करूँगा तो आपको ये नोटिस करना है कि वाटर के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा है। यानी ये जो ब्लैक कलर का निशान मैंने लगाया है, वाटर का लेवल इससे कितना ऊपर गया है। तो मैं आराम आराम से इसमें ऐड कर रहा हूँ सोल्ट को। मैंने इसमें बड़ा आराम से सोल्ट को ऐड किया है। तो सोल्ट को ऐड करने पे हमने देखा कि जो सोल्ट है वो नीचे डिपॉजिट हो गया है, और सोल्ट नीचे डिपॉजिट हो जाने के कारण जो वाटर का लेवल है वो हल्का सा ऊपर आ गया है। अब एक काम करते हैं, हम इस सोल्ट को डिज़ोल्व कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इस सोल्ट को डिज़ोल्व कर लेते हैं। अगर हम पानी को गर्म करके रखें, और पानी को जब हम गर्म करके रखते हैं तो ये सोल्ट का जो डिज़ोल्यूशन है, सोल्ट का जो डिज़ोल्व होना है, सोल्ट का जो घुलना है, ये स्पीड अप हो जाएगा, यानी कि ये फास्ट हो जाएगा। ये लो, थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो ये मैं इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर देता हूँ। तो मैंने इसको ये अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया है। ओके, ये लो। अब आप देखेंगे वाटर का जो लेवल है वो तकरीबन उतना ही है जितना पहले था। यानी कि वाटर के लेवल पे हल्का सा चेंज ज़रूर आया है, बट ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आया है। अब बात आती है कि जो नमक है वो कहाँ गया। जो सोल्ट के मॉलिक्यूल हैं, NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ गए। तो मैं कहूँगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और डिज़ोल्व होने के बाद जो नमक है उसने बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नाम के आयंस में। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी बहुत छोटे होते हैं। उसी तरीके से छोटे होते हैं जैसे कि H2O का एक मॉलिक्यूल होता है। तो H2O के जो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के अंदर, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ गैप होता है। उस गैप के अंदर हमारा जो NaCl है, जो सोल्ट है, वो टूट के क्या बनाया था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, वो फिट हो जाते हैं किसके बीच में, H2O के मॉलिक्यूल के बीच में। इसका मतलब एक टाइप का जो मैटर है वाटर, दूसरे टाइप का जो मैटर था सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम सोल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। तो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसको हम डिज़ोल्व करने के बाद आयंस कह सकते हैं। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो एंटर हो गए हैं, वो छुप गए हैं किसके बीच में, H2O के मॉलिक्यूल के बीच में। तो हमने देखा कि जब हमने एकदम ऐड किया सोल्ट को तो लेवल एकदम ऊपर उठ गया था।
तो लेवल ऊपर क्यों उठा था? क्योंकि जो सोल्ट है वो अनडिजोल्ड था। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा सोल्ट था, अभी भी थोड़ा अनडिजोल्ड है, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो सोल्ट था NaCl वो ब्रेक डाउन होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना दिया। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का साइज इतना छोटा होता है कि जो H2O के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है उस स्पेस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो वाटर का जो लेवल है वो पहले जितना ही है। तो इससे साबित होता है कि जो दोनों मैटर हैं यानी वाटर वो भी पार्टिकल्स का बना है, H2O पार्टिकल, छोटे छोटे H2O के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। NaCl जो है सोल्ट वो भी पार्टिकल्स का बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। जब हमने इनको डिसोल्व किया तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था, H2O पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, वो नमक के पार्टिकल यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो आप बोलेंगे क्या हम इसमें कितना ही सोल्ट ऐड करें लेवल नहीं बढ़ेगा? लेवल थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और उसका रीज़न होता है सोल्ट का अनडिजोल्व होना। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो पार्टिकल्स नेचर है मैटर का, वाटर का और NaCl का। ओके बेटा, हमने देखा था कि किस तरीके से दो मैटर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि दोनों मैटर पार्टिकल्स के बने थे। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में स्पेस होता है और जो हमारा सोल्ट होता है NaCl वो टूट के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नाम के आयंस बनाता है यानी पार्टिकल्स बनाता है। तो हुआ क्या था, जब हमने वाटर के अंदर NaCl को ऐड किया तो लेवल थोड़ा इनिशियली राइज हुआ था। क्यों? क्योंकि NaCl अनडिजोल्व फॉर्म में था। लेकिन जैसे जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन जाते हैं NaCl टूटने के बाद, वो आयन वाटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और देखा था हमारा 5 ग्राम जो सोल्ट है वो डिसअपियर हो गया और वाटर के लेवल में कोई ख़ास चेंज नहीं आया। तो हमारे NaCl के मॉलिक्यूल कहाँ गए? हमारा जो वाटर था, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वो समा गए। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था उस स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। एक और आप अपने घर में एक्टिविटी कर सकते हो। आपके घर में डेटोल है, आप एक काम करना, आप 200 ml वाटर ले लेना और उसमें 20 ml डेटोल डाल देना। 200 ml वाटर आप ले लेना और उसमें 20 ml डेटोल डाल देना। तो लेवल देखना चाहिए तो कायदे से 220 ml होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। वो लगभग 200 ml लेवल ही आपको वाटर का देखने को मिलेगा। तो डेटोल के मॉलिक्यूल कहाँ गए? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डेटोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो समा जाते हैं, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल बहुत छोटे हो सकते हैं, वो पार्टिकल थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के मैटर में ये जो पार्टिकल का साइज़ है अलग अलग होता है। इन पार्टिकल को एटम के नाम से केमिस्ट्री में जाना जा सकता है, मॉलिक्यूल के नाम से जाना जा सकता है, आयंस के नाम से जाना जा सकता है, क्रिस्टल्स के नाम से जाना जा सकता है। तो अलग अलग इनके नाम हो सकते हैं। ये एटम, आयंस और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो मैटर जो होता है इट हैज़ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस को दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अनदर जो प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की, दैट इज़ पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली कीप मूविंग। इट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर आपके घर में जब आप धूप बत्ती लगाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं तो जैसे आप अगरबत्ती जलाएंगे उसका जो धुआं होता है, धुएं में पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है? इट मीन्स पार्टिकल जो है वो गैस फॉर्म में है और पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। आपकी मम्मी घर में पराठे बना रही है, पराठों की खुशबू आपको आ जाती है क्योंकि जो ऑयल के पार्टिकल हैं वो वेपोरेट होके आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, आपकी नोज़ तक पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं मैटर के पार्टिकल। अब मैटर में स्टेट मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट।
जब मैटर अपनी गैसियस स्टेट में होता है तो पार्टिकल के जो मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। जब वही मैटर अपने लिक्विड स्टेट में होगा तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी कम होगी। और जब वही मैटर सॉलिड स्टेट में होगा तो पार्टिकल्स के अंदर फ्री मूवमेंट नहीं होती बल्कि हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है, यानी पार्टिकल हल्का फुल्का अपना जगह चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। यानी जब हम वाटर को इवेपोरेट कर दें और वाटर वेपर्स बन जाएंगे तो वाटर वेपर्स के जो पार्टिकल हैं उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन वही वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो है बट कम है, यानी उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट तो है लेकिन बेटा थोड़ी कम है। लेकिन उसी पार्टिकल को जब हम बर्फ़ बना देंगे तो पार्टिकल्स की मूवमेंट लगभग ना के बराबर हो जाती है। फिर हम मूवमेंट नहीं, हम बोलेंगे उनमें वाइब्रेशन होती है। तो एक वर्ड यूज किया जाता है ब्राउनिनियन मोशन, यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो ब्राउनिनियन मोशन शो करते हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करते रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर के ऊपर पोलन ग्रेन्स डाल दिए। पोलन ग्रेन को वाटर पे डाला, देखा पोलन ग्रेन में मूवमेंट हो रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं इधर इधर मूवमेंट कर रहे थे और इधर उधर मूवमेंट करते करते जो पोलन ग्रेन था उस पर टकरा रहे थे और पोलन ग्रेन पर टकराने की वजह से पोलन ग्रेन इधर उधर भटक रहा था। इट मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मूवमेंट शो करते हैं। तो ब्राउनिनियन मोशन का मतलब क्या होता है, जिग जैग मूवमेंट, यानी इधर उधर मूवमेंट शो करते हैं, यानी ऐसे ऐसे इधर उधर मूवमेंट शो करते हैं मैटर के पार्टिकल्स, तो उसे हम ब्राउनिनियन मोशन कहते हैं। अब मैटर के मैंने बताया 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ब्राउनिनियन मोशन किस में होगा, ब्राउनिनियन मोशन यानी जिगजैग मूवमेंट वाला मोशन मैटर के लिक्विड फॉर्म में होगा और मैटर की गैसियस फॉर्म में होगा। मैटर का जो सॉलिड फॉर्म होगा उसमें ब्राउनिनियन मूवमेंट नहीं होगी। मैंने कहा कि उसमें फ्री या जिगजैग मूवमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, उसमें तो जस्ट मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस हो सकती हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और बेटा ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बराबर होती है। जब आपकी मम्मी पराठे बना रही है सर्दियों में तो महक ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन आपकी मम्मी जब पराठे बना रही गर्मियों में तो पराठों की महक पड़ोसियों के घर में भी जाएगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तापमान ज़्यादा होने से। इसलिए मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूज़न होता है, मॉलिक्यूल की जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, जो जिगजैग मूवमेंट होती है, वो भी फास्ट हो जाती है और पता चले पड़ोसी आपके घर में खाना खाने आ गए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड की, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड की। वही मैं अभी दिखा रहा था, मैं वाटर के अंदर सोल्ट को डिज़ोल्व कर रहा था तो मैंने स्पून की हेल्प से डिज़ोल्व किया, बट यही वाटर अगर मेरे पास गर्म होता तो गर्म पानी में मैं NaCl डालता तो मुझे स्पून की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, वो इमीडिएट डिज़ोल्व हो जाता। यही कारण होता है जब पानी अच्छे से उबल जाता है तभी आपकी मम्मी चाय पत्ती डालती है या कॉफ़ी का पाउडर डालती है ताकि वो तुरंत डिज़ोल्व हो जाए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए होंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट को हम काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स मैटर के जो पार्टिकल उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डिपेंड करती है। और ये जो जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल का, इसको हम ब्राउनिनियन मोशन भी कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर बाय डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीट और टेम्परेचर। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं डिफ्यूजन के बेसिस पे। हमें पता है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे मैंने ग्लास के अंदर जैसे सोल्ट डाला था, सोल्ट नीचे डिपॉजिट हो गया था, यानी नीचे जो सोल्ट इकट्ठा हुआ था वहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और ऊपर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम थी। अगर मैं स्पून की हेल्प नहीं भी लेता तो भी धीरे धीरे जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते अपनी हाई कंसंट्रेशन टू बाकी के रीजन में जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो जो सोल्ट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे थे उसी को हम बेटा डिफ्यूजन कहते हैं। यानी डिफ्यूजन के बेसिस पे दो जो मैटर होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि नीचे
अगर सोल्ट ज़्यादा था, सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रही होगी, क्योंकि नीचे कुछ एरिया NaCl ने ऑक्यूपाई कर लिया था। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल अपने हाई अमाउंट से, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और सोल्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन जो मिलके सोल्ट NaCl बनाते हैं, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे, और ये जिगजैग मोशन के कारण कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, आप थोड़ा सा जो अपना नमकीन पानी बन जाएगा, उस नमकीन पानी को चाहे आप गिलास के ऊपर वाले हिस्से से निकाल लो 1 स्पून, या बीच से निकाल लो 1 स्पून, या नीचे से निकाल लो 1 स्पून, हर एक स्पून के अंदर इक्वल अमाउंट मिलेगी वाटर के मॉलिक्यूल की और NaCl के मॉलिक्यूल की, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस की। इट मीन्स डिफ्यूजन के बेसिस पे ये आपस में इतना अच्छे से मिक्स हो जाते हैं मैटर के पार्टिकल के क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब दो लिक्विड स्टेट में या हम दो गैसियस स्टेट में मैटर को मिक्स करेंगे, या जब हम लिक्विड और गैस स्टेट में मैटर को मिक्स करेंगे, तभी डिफ्यूज़न पॉसिबल है। अब दो सॉलिड चीज़ों को आप मिक्स करोगे, उस केस में प्रॉपर डिफ्यूज़न दो मैटर के पार्टिकल्स के बीच का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज लगभग 2 एंगस्ट्रॉन होता है, और बेटा 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 1 एंड 10 टाइम्स 0, 1 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 0, इतना बन जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो वाटर इसी प्रकार से एक Na पॉजिटिव को आप देखेंगे तो इसका साइज होता है अराउंड 1 एंगस्ट्रॉन, 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन। तो कहने का मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, अनइमेजिनेबल होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अब ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 टाइप का होता है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कोहेसन। कोहेसन, तो कोहेसन क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेसन कहते हैं। और दूसरा होता है एडिशन। जैसे कि मैंने बताया, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कोहेसन है। शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसन है। लेकिन वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर और NaCl के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसे एडिशन कहते हैं। तो एडिशन क्या हुआ? एडिशन हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडिशन क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बेटा एडिशन कहते हैं। तो यूजुअली जो कोहेसन का फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये कोहेसन के फोर्स के कारण ही आपने देखा होगा पानी के ऊपर आप कागज़ की नाव बना के तैराते हो बारिश के दिनों में, और वो कागज़ की नाव तैरती रहती है। आप एक गिलास पानी ले लेना, कागज़ का टुकड़ा उस पर डाल देना, तैरता रहेगा। इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, कोहेसन इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से सरफेस पे टफनेस आ जाती है। और सरफेस पे टफनेस, सरफेस पे मजबूती को बेटा सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी सरफेस टेंशन के कारण आपकी जो कश्ती होती है वो पानी पे तैरती है। इसी सरफेस टेंशन के कारण कहीं ना कहीं हमारा पानी वाले जहाज़ को भी पानी के ऊपर तैरने में मदद मिलती है। छोटे छोटे इंसेक्ट पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, डूबते नहीं हैं, इसी सरफेस टेंशन के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे कोहेसन कहते हैं, उससे प्राप्त होती है। अब जो अलग अलग स्टेट होती है मैटर की, या जो अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं, उसमें ये फोर्स ऑफ कोहेसन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ये अलग अलग नेचर का होता है। इसकी मजबूती अलग अलग होती है। बोले मजबूती अलग अलग कैसे होती है? बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए आप पानी के अंदर
इस प्रकार से आप हाथ करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आप कोहेसन बोलते हो, कमज़ोर है। इसी वजह से हम पानी के अंदर इस प्रकार से हाथ फेर सकते हैं या इस प्रकार से पानी को हम धकेल सकते हैं। लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर आप हाथ ऐसे मारना, क्या आप लकड़ी के टुकड़े को ऐसे धकेल सकते हो 2 पार्ट में? पानी था, पानी के अंदर से तो आप ऐसे घुमा सकते हो हाथ, लेकिन एक लकड़ी का ब्लॉक है, क्या उसके अंदर से आप ऐसे हाथ घुमा सकते हो? घुमा के देखना, पता चल जाएगा। नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जो मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोहिसन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका हाथ की मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस फोर्स ऑफ कोहिसन को ब्रेक कर सके। हाँ, कोई बहुत तेज़ तर्रार कराटे एक्सपर्ट है जिसके हाथ की मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ है, जिससे इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है कि वो लकड़ी के टुकड़े के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहिसन होता है उसे वो ओवरकम कर दे, तो लकड़ी के अंदर से भी हाथ को घुमाया जा सकता है। आपने देखा होगा कराटे एक्सपर्ट ईंट के टुकड़ों को ऐसे करके तोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतना फोर्स लगा देते हैं कि ईंट के पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ कोहिसन होता है, उनका जो फोर्स होता है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। ओके मेरा बेटा, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कोहिसन कहते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में, इसे एडिशन कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उसकी जो दीवार होती है, उसकी दीवार पे कुछ बूंदें चिपकी रह जाती हैं। क्यों चिपकी रह जाती हैं? क्योंकि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल, उसका पार्टिकल और कोल्ड ड्रिंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एडिशन होता है। तो एडिशन के कारण कोल्ड ड्रिंक की बूंदें कोल्ड ड्रिंक की बोतल की दीवार पे चिपकी रह जाती हैं। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अगर हम 3 एग्जाम्पल लें, एक तो रबड़ बैंड, एक हम ले पीस ऑफ चौक और एक हम ले आयरन नेल। किसको तोड़ना आसान है? रबड़ बैंड को हम ऐसे फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं और थोड़ा और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो रबड़ बैंड को हम तोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ रबड़ बैंड इज वीक। तो उस वजह से हम फोर्स से उस फोर्स को ओवरकम कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन जब हम चौक की बात करते हैं तो चौक पे भी हम थोड़ा और जोर लगाएंगे तो चौक को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहिसन है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रबड़ को तो हम हल्के से फोर्स से ही इस प्रकार से कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, उसकी शेप बदल देंगे। उसकी शेप बदल दी, इसका मतलब हमने फोर्स ऑफ कोहिसन को ब्रेक डाउन कर दिया पार्टिकल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोहे की जो कील होती है या जो आयरन नेल आप कह सकते हैं, तो आयरन नेल को ऐसे करके तोड़ने की कोशिश करना, ऐसे करके तोड़ने की कोशिश करना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो बेटा ये सब पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स उसकी प्रॉपर्टी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि मैटर को 2 और टाइप में डिवाइड करा जा सकता है, एक तो रिजिडिटी और एक फ्लूइडिटी। तो वो मैटर जो कि रिजिड होते हैं या टफ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिजिडिटी। तो मैटर की एक स्टेट होती है रिजिडिटी, जब मैटर रिजिड हो, जब मैटर टफ हो और जब मैटर का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। तो ऐसा मैटर का फॉर्म जब मैटर की शेप फिक्स है, मैटर टफ है, मैटर रिजिड है, तो बेटा ऐसे स्टेट को हम सॉलिड कहते हैं। तो रिजिडिटी मैटर की वो स्टेट है जो कि सॉलिड में पाई जाती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, बहने की ताकत। अब बहने की ताकत मैटर की 2 स्टेट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड जो वाटर है, आप उड़ेलोगे तो पानी गिर जाएगा, यानी बहने की ताकत, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो जो लिक्विड स्टेट है मैटर का, उसमें फ्लूइडिटी होती है, राइट। और दूसरा जो गैस होता है उसके अंदर भी फ्लूइडिटी होती है। आपके घर में एलपीजी का जो सिलेंडर है, आप उसको ऐसे हिला के दिखाना तो आपको लगेगा कि उसमें कोई चीज़ हिल रही है।
तो जो गैस होती है उसके अंदर भी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, यानी गैस भी बह सकती है। आप गैस सिलेंडर खोलेंगे, आप गैस निकलेगी, बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो बहना मतलब फ्लूइडिटी। तो मैटर की प्रॉपर्टी यानी फ्लूइडिटी, मैटर की कौन सी स्टेट में रहेगी, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। दो बात और ध्यान रखना, जो लिक्विड होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है, गैस की फिक्स शेप, लिक्विड जो होता है उसकी एक फिक्स सरफेस होती है, गैस की फिक्स सरफेस नहीं होती, नो फिक्स सरफेस, ये ध्यान रखेंगे। गैस का फिक्स सरफेस नहीं होता, लिक्विड का फिक्स सरफेस होता है। तो दूसरा, लिक्विड की शेप वैसी ही होती है जैसी कंटेनर की शेप होती है, लेकिन गैस के केस में भी जो कंटेनर का शेप है उसी शेप के कंटेनर में गैस भी आ जाएगी, ठीक है। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, सॉलिड का एक अपना परमानेंट शेप होता है। इन चीज़ों को हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब मैटर की दो प्रॉपर्टी और है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। मैटर का वो स्टेट जिसका शेप फिक्स हो, किसी चीज़ में डालो आप उसको, वो फिक्स ही स्टेट रहेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे कि जो ये है रिजिड स्टेट है। जैसे कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो रिजिड स्टेट होती है, लेकिन मैटर का जो लिक्विड और गैस स्टेट होता है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं, उसे फ्लूइड स्टेट कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। तो बेटा ये कुछ बेसिक बातें हमने मैटर के बारे में समझी हैं।